जय हिंद दोस्तों, फिर से आ गए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर। तो आज 12 क्वेश्चन का फिर से महासंग्राम में आप उतर चुके हैं। तो नीट और सीईटी के लिए जो भी तैयारी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि आज का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना? तो कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, आ चुके हैं, उन्हीं का मैं रिवीजन या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो चलिए, प्रैक्टिस चौथे का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अम्लीय स्थिति में एल्कीन के जलयोजन की अभिक्रिया में निम्नलिखित तालिका में सूची 1 दिए गए अभिकारकों का सूची 2 में दिए गए सही उत्पादों के साथ मिलान करें। यानी सीधा सीधा है कि इधर एल्कीन है, इधर उसका जलयोजन के बाद योग प्रोडक्ट बना है, तो उसका मिलान सही सही करना है। ठीक है? तो मिलान करने के लिए क्या क्या देखिए, तो देखिए यहाँ से ये है ऐसा स्ट्रक्चर। जब इस पर पानी योग करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। ये देखिए, तो यहाँ पर जहाँ पर ब्रांच ज़्यादा है वहाँ पर क्या आएगा, ओ एच आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है ना? पानी का टूटेगा तो एच और ओ एच बनेगा। ओ एच कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा शाखा युक्त होगा, यानी मार्कोनी काप के नियम अनुसार। तो इसमें कौन सा बनेगा, तो ये देखिए फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, यानी ए का सेकंड। और इसी तरह से साइक्लोहेक्स 1 मेथिल साइक्लोहेक्सिन में क्या होगा, ये बनेगा फर्स्ट। और ये ब्यूटीन में क्या बनेगा, ब्यूटुइन में क्या बनेगा, ये गएगा ब्यूटेन टूआल, ब्यूटेन टूआल, और ये बनेगा थर्ड में। यानी आपका क्या क्या मिला, ए का क्या मिला है, किससे मिलान हुआ है, सेकंड से। बी का किससे हुआ है, फर्स्ट से। सी का किससे हुआ है, सी का हुआ है, सी का हुआ है आपका, एक मिनट, हाँ इसमें तो कहीं भी कर सकते थे, बराबर है। सी का हुआ है फोर्थ में, और डी का हुआ है आपका थर्ड में। ठीक है? तो ये क्रम कहाँ किस में दिया, ऑप्शन खोज लीजिए। देखिए, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का थर्ड। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक है ना? देखिए, ऑप्शन 3 में इसका करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है? आंसर 3 हो जाएगा ये। चलिए, आपको कंसेप्ट पता है तो कहीं भी आप मैच करिएगा, आप मिला लेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ाहारी नहीं है, तो ये चैप्टर होता था रसायन विज्ञान का दैनिक उपयोग, यानी दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान, ये पहले चैप्टर होता था, अब नहीं है। तो फिर भी पीड़ाहारी नहीं है। तो मार्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये तीनों हैं। जबकि रेनिटिरीन ये है एंटा एसिड, यानी जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, रेनिटिरीन, यानी ये पीड़ानाशक नहीं है, ये एंटा एसिड, यानी कह सकते हैं कि जैसे इनो लेते हैं, एक कंपनी का नाम है इनो है, उसी तरह से ये बेकिंग पाउडर लेते हैं, अम्लता अधिक हो जाता है पेट में, तो उसी तरह से ये दवा के रूप में यूज़ किया जाता है जब एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में। ठीक है? अगला, पी के ए मानों के आधार पर, पी के ए का मान जितना कम, अम्लीय प्रवृत्ति उतना अधिक। लेकिन देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार जाइएगा। पी के ए मानों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है। ये 4 अम्ल है, ठीक है, का बढ़ता क्रम नीचे विकल्प दिए गए, उनमें से सही चुनना है। तो सबसे दुर्बल पहले लिखना है, यानी सबसे दुर्बल क्या होगा, फार्मिक। उसके बाद क्या होगा, ब्रोमोएस्टिक एसिड, फिर क्लोरोएस्टिक एसिड, फिर फ्लोरोएस्टिक एसिड। क्यों? इससे पहले वाले प्रैक्टिस में आप जान गए होंगे कि विद्युत ऋणात्मकता एक्स का मान क्या होगा, धीरे धीरे एक्स एक्स नहीं है, ये चाई है, तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जाने पर विद्युत घटता है, और इधर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो जो ज़्यादा विद्युत होगा उसकी अम्लता ज़्यादा होगी। तो दुर्बल सबसे कौन होगा, डी वाला। डी किस में दिया है, यहाँ पर देखिए डी। उसके बाद बी ए, सॉरी बी नहीं, ब्रोमो एसिटिक एसिड ए, फिर उसके बाद बी में क्लोरोएस्टिक एसिड, फिर सी फ्लोरोक्लोएस्टिक एसिड। तो ये ऑप्शन नंबर 1 वाला करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है? आसान है, बस एक कंसेप्ट पता रहना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, क्षार सॉरी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगा। अगला, SN2 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो 4 एल्किल हैलाइड दिए हैं, जिसमें एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब हैं। उनका विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो सबसे धीमा SN2 किस में देगा, टर्शियरी। तो टर्शियरी कहाँ है, सी में। सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर, चलिए पहले क्रम ले लेते हैं, सी। उसके बाद सेकेंडरी खोजिए, सेकेंडरी कहाँ है, बी। उसके बाद ये है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन ये ब्रांच है, तो हो जाएगा डी। फिर उसके बाद ए। समझ रहे हैं ये क्रम क्यों है, कि कुछ सी वाले में ऑप्शन जो है ट्राई मेथिल, यानी 1,2 डाई मेथिल एथेन है, यानी टर्शियरी एल्किल हैलाइड है, तो सी होगा। उसके बाद बी होगा, क्योंकि ये देखिए सेकेंडरी है। और उसके बाद डी होगा, क्योंकि प्राइमरी होते हुए भी इसमें ब्रांच है। और ए सबसे फास्ट देगा, तो ये क्रम हो जाएगा। तो किस में दिया है ऑप्शन में, सी बी, सी बी, सी बी कहाँ दिया है, सी बी डी ए, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि SN2 के लिए छोटा एल्किल हैलाइड चाहिए, जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और यही SN1 के लिए क्या हो जाएगा, इसी का ठीक पलट जाएगा, जो भी बताया है सबसे फास्ट इसमें देगा। ठीक है, आप जानते होंगे। अगला देखिए, ये दिया है पैराग्राफ, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर अगले 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अगले 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए, आपको कितना समझ में आ रहा है बता दीजिए, फिर प्रश्न जब आएंगे तो आप क्या करेंगे, उसका प्रश्न का आंसर देंगे। इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा जरूरी नहीं है, कि ये जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें ही आपको करने में सवाल मिलेंगी। ठीक है ना? तो ये पढ़ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा। STP पर 67.2 लीटर H2 15 मिनट में अभिक्रिया करती है। तो STP का
एसटीपी पर 1 मोल गैस रहेगी तो उसका आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है, ये पता है, चाहे कोई गैस हो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। बस आगे पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ऑक्सीकृत हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है, ऑक्सीकृत हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, तो मोल हाइड्रोजन कितने लीटर दिया गया 67.2 लीटर, ठीक है एसटीपी पर। तो आप जानते हैं ना कि 22.4 लीटर में कितने मोल होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन होंगे, तो 67.2 लीटर है तो कितने मोल हो जाएंगे, 1/22.4 गुणे 67.2, इसको काटेंगे तो कितने मोल आ जाएंगे 3 मोल। किस ऑप्शन में दिया है, तीसरे में 3 मोल आंसर दिया है, ठीक है ना। समझ में आया बात, चलिए नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, इतना पता होना चाहिए एसटीपी पर, क्या पता होना चाहिए एसटीपी पर ये घटना होती है। चलिए नेक्स्ट, चलिए का मतलब अगले क्वेश्चन पर चलिए, मेरा कहने का मतलब विद्यालय में चलिए, कोचिंग में चलिए। एसटीपी पर 67.2 लीटर H2 के ऑक्सीकरण में उत्पादित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, अब क्या पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। तो अभी हाइड्रोजन के कितने मोल आए थे, हाइड्रोजन के कितने मोल थे, मोल की संख्या थी 3, और 1 मोल में हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने थे 2, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मोल और गुणे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 यानी 6 मोल इलेक्ट्रॉन, कितने 6 मोल इलेक्ट्रॉन, आंसर नंबर 4 में 6 मोल इलेक्ट्रॉन दिया है। देखिए 1 मोल में कितने मोल आए हैं हाइड्रोजन के, 3 मोल आए हैं, और 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 2 और 3 गुणा करेंगे तो कितने मोल आ जाएंगे 6। समझ गए बात, नहीं समझे, समझ जाएंगे। 6 मोल कैसे आया, 1 मोल यानी 1 हाइड्रोजन अणु रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और मोल कितने हैं 3 मोल हैं, तो 3 गुणे 2 करेंगे तो ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 मोल हाइड्रोजन अणु में, ठीक है। अगला, एसटीपी पर 67.2 लीटर H2 के ऑक्सीकरण में उत्पादित बिजली की मात्रा है, बिजली का मतलब यहाँ आवेश, किससे मतलब है, आवेश से, आवेश कितना हुआ मतलब कितना बना है या कितना आवेशित हुआ है, कहाँ गया भाई, हाँ, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है नहीं पता है, पता करिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका उसमें जो आवेश होता है 1 फैराडे के बराबर होता है, और 1 फैराडे किसके बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6 मोल इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने फैराडे, 6 फैराडे, और 6 फैराडे में कितने कूलाम हो जाएंगे, 6 से गुणा कर दीजिए, 96,500 से को 6 से गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करके चेक करिए तो इतना 57,9,000 कूलाम आ जाएगा, 57,9,000 कूलाम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा उसका आवेश की मात्रा, ओके। 3 क्वेश्चन हो गया, चलिए चौथा क्वेश्चन, यदि उत्पादित संपूर्ण धारा का उपयोग सिल्वर फर्स्ट, यहाँ दे दिया ऑक्सीकरण अवस्था, सिल्वर फर्स्ट बिलियन से चांदी जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, एटॉमिक मास कितना है 108 ग्राम प्रति मोल के विद्युत निक्षेपण के लिए किया जाता है, तब चांदी की राशि यानी मात्रा होगी, चांदी कितना जमा होगा, ऑप्शन 4 दिया है, बताइए। बहुत टेढ़ा कर दिया इसको, कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट पता है, आप कर जाएंगे, क्या क्या दिया है, आपका आवेश पता है ना, कितना आवेश कितना आवेश बना है 57,9,000, तो बस इसको याद रखिएगा। और आपको कौन सा नियम लगाएंगे विद्युत अपवर्तन से संबंधित, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम लगाएंगे तो W जो होता है किसी इलेक्ट्रोड पर आवेशित निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो आवेश आपको पता ही है, और आवेश समानुपाती है, लेकिन बराबर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक चीज़ की जरूरत पड़ती है Z और ये Q, ठीक है, W बराबर ZQ, तो Q पता है, W निकालना है, Z नहीं पता है, तो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है E अपान F, E क्या है तुल्यांकी भार, और F क्या है फैराडे नियतांक, और तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलर द्रव्यमान अपान एन फैक्टर, E किसके बराबर होता है, E तुल्यांकी भार के, तो इंटू कर दीजिए F, ये फार्मूला को लगा दीजिए, तो लगाइए W बराबर एम मोलर मास अपान एन फैक्टर गुणे फैराडे नियतांक और गुणे Q, और Q तो अभी पता ही है, रख दीजिए, मोलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना दिया है, मोलर मास की जगह एटॉमिक मास, ये एम क्या है एटॉमिक, यदि एटम है तो तत्व है तो एटॉमिक मास, कंपाउंड तो मोलर मास, तो कितना है 108, Q कितना है 57,9,000 अपान कर दीजिए, एन कितना है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 है तो इसकी वेन फैक्टर 1 हो गया, फैराडे नियतांक कितना है 96,500, इसको काट दीजिए, अब काटेंगे तो क्या देखेंगे 0 से 0, और 96 से इसको कटेंगे तो 6 बार में आ जाएगा, अभी आपने गुणा किया था ना, 6 बार में कट जाएगा, और 6 को 108 से गुणा कर दीजिए, 6 से 108 को गुणा कर दीजिए, तो 6 गुणे 108 करेंगे, 108 गुणे 6 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 8 48, 6 0 4 है, मतलब जो हासिल है वही 0 की जगह 4, 6 कम 6 648 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बात समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई जोर देने की जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय सीखिएगा, फार्मूला ये लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ने के अनुसार, लेकिन पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन क्या आंसर मिला है, केवल 67.2 लीटर आपको मिला है, और उसी से सब पूछ रहा है। अपोलो चंद्रमा उड़ान पर विद्युत ऊर्जा का स्रोत था, अपोलो चंद्रमा उड़ान पर विद्युत का स्रोत क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल था, क्यों, ये सबसे पहले यही इस्तेमाल किया गया था वहाँ पर, बहुत रटने वाला काम, मतलब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। अगला,
निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर अगले 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए फिर अनुच्छेद दे रहा है, लेकिन इससे कुछ आएगा जाएगा नहीं। आपको जो पहले से ज्ञान रहेगा वही आपको लगा पाएंगे। फिर भी इसको जरूरत पड़ने पर देख लीजिएगा, जब यदि फंसेगा इससे तो काम आ जाएगा, नहीं फंसेगा तो आपको पूर्व ज्ञान से ही आपका आंसर सॉल्व होगा। इसमें कह रहा है गलत कथन की पहचान करें। 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? जब इसमें से कहता है गलत छाटिए, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर 5 चैप्टर मिला के एक साथ दे सकता है। कभी कभी 4 चैप्टर की चारों मान लीजिए अलग अलग चैप्टर से दे दे तो 4 चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही चैप्टर से दिया है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन। जब गलत छाटना होता है तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब टीचर में गलती निकालना होता है, या स्टूडेंट में गलती निकालना होता है, या स्कूल में गलती निकालना होता है, या किसी में गलती निकालना होता है, ओवरऑल तो बहुत सोचना पड़ता है। हालांकि गलती निकालना लोग बोलते हैं आसान है, लेकिन जब लिखना होगा तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। गलती Ag की दूसरी आयनीकरण एंथैल्पी Pd की दूसरी आयनीकरण एंथैल्पी से अधिक होती है, ये सत्य है। Zr और Hf का लगभग समान परमाणु गुणधर्म होता है, सही है। मैग्नीज का गलनांक Cr की तुलना में कम होता है, ये भी सही है। अंतराकाशीय यौगिक असममीकरण मिति यानी सीधे सीधे बोलो ना भाई नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, और प्रकृति में न तो आयनिक और न ही संयोजक होते हैं, ये भी सत्य है। तो मुझे तो कोई गलत नहीं लगा है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो बताइएगा, मुझे सभी सत्य लगे हैं। यदि मैं गलत हूँ तो सुधार करिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जान दें। तो इसमें कोई गलत नहीं लग रहा है मुझे, यानी इसमें कोई मुझे गलत नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर कोई नहीं है इसमें से। आप यदि इससे सहमत हैं तो कमेंट करिएगा अपना, मतलब इसका आंसर मैं जो लगाया हूँ चारों सही है, वो सही है, या इसमें कोई गलत आप देख रहे हैं बताइएगा खोज क्या, ठीक है। अगला फिर से आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है? द्वितीय आयनन एंथैल्पी, तो यहाँ पर मैं सीधे आंसर पहुँच रहा हूँ। द्वितीय वाला यानी जो वेनेडियम है उसका क्या होता है 3D4S2। 3D में कितने, वेनेडियम का कितना होता है 3। तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी क्या होता है का सही क्रम है, तो ये दूसरा निकालेंगे तो आसान ही है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। देखिए पहला निकालेंगे तो भी ऐसे, दूसरा निकालेंगे तो भी ऐसे। क्रोमियम का क्या होता है 3D5 होता है और 4S1 होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, कठिन होगा, ठीक है। पहला एस से निकल जाएगा, दूसरा डी से निकलेगा, कठिन होगा। और मैग्नीज का क्या होता है 3D5 4S2, तो जो भी दूसरा निकलेगा यस निकलेगा। लेकिन क्रोमियम में क्या होगा, जो दूसरा निकलेगा वो डी से निकलेगा, हाफ फील्ड से, जो कि बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित यौगिकों में से किस युग्म में जली विलयन में समान रंग प्रदर्शित होता है? यहाँ पर कह रहा है कि समान रंग, यानी यहाँ पर कहना चाह रहा है कि रंगीन कौन होते हैं दोनों पेयर्ड, ये पूछना चाह रहा है। सब समान रंग भी हो सकता है कि एक ही जैसे कलर के हो, लेकिन ये रंगीन से मतलब है। तो आप सबका निकाल लीजिए, दोनों सभी पेयर का आर्सिकल अवस्था निकाल लीजिए, और प्लस उसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। तो आयरन 2+ है, कितने होंगे D6 होंगे। तो एक कितने अनपेड होंगे D6 में, D6 जब केस होता है तो कितने अनपेड होंगे 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड है। और कापर 2+ है तो कितने होंगे, कापर 2+ होगा तो 1 अनपेड होगा, ठीक है। चलिए वेनेडियम VOCl2 4+ है, 4+ का मतलब वेनेडियम में 4+ का मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, और कापर 2+ में डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, इसी 1 अनपेड है केवल, ठीक है। डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेड, डी में कॉपर के 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तो उसमें भी 1 अनपेड है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है वेनेडियम में, 1 इलेक्ट्रॉन होगा डी में, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, और यहाँ पर यानी और वेनेडियम में 1, यहाँ पर मैग्नीज में 5। तो कौन बराबर अनपेड इलेक्ट्रॉन रखे हैं? उसमें 2 रंगीन होंगे। देखिए रंगीन तो सब होंगे, नो डाउट कि सब नहीं होंगे, होंगे सब, लेकिन एक जैसे समान रंग वाले कौन होंगे? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इन दोनों केस में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अलग अलग संख्या में है, लेकिन इसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। डी में तो केवल एक ही बचा ही है वेनेडियम के केस में, और कॉपर केस में 9 बचा है। तो इसका मतलब है कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए समान रंग हो सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 49वां, सबसे आसान प्रश्न है, बोर्ड के लायक है ये। पहली पंक्ति की संक्रमण श्रृंखला में किस धातु की आक्षिक अवस्था सबसे उच्च है? किसमें है? +2 से लेकर +7 तक कौन दर्शाता है? मैग्नीज, ठीक है ना। आंसर नंबर 3। लास्ट 50वां क्वेश्चन यूईटी का, CUET का 50वां क्वेश्चन। 4 सेट में मैंने तोड़ के शो कर दिया, जब तोड़ेंगे तो आसान हो जाता है। एक्टिनाइड लेंथेनाइड की तुलना में अधिक आक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं? सीधा बोल रहा है ना कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना में, यानी एक्टिनाइड वाला जो होते हैं तत्व वो अधिक आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। किसकी तुलना में? लेंथेनाइड की तुलना में। क्यों? तो उसमें से सही ऑप्शन चुन लेना है। तो सही ऑप्शन पे हम जाएं, क्लिक करें सीधे। 4F और 5D के बीच ऊर्जा अंतर की तुलना में 5F और 6D के बीच ऊर्जा अंतर कम होता है। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। बस और सब पढ़ लीजिएगा अपने से। टाइम बचाने के लिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि 12 क्वेश्चन 12 मिनट में मिल जाए, फालतू इधर इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आ रहा है तो सीधे सीधे टारगेट पे हिट करिए, नहीं आ रहा है तो इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको 12 में से कितने आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कितने हो पा रहे हैं बताइएगा कि ये क्वेश्चन का लेवल आपके लेवल के समतुल्य है, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कमी है तो उसको बोर्ड एग्जाम के बाद सुधारेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
नए पेपर सेट के साथ। ठीक है, ये तो था 2000 कब, जब पेन पेपर हो रहा था 23-24 का, शायद 22-23 का। ठीक है ना, ये कब के हैं, 22 पेपर के थे, 22-23 के। अब 23-24 के देखेंगे, फिर 24-25 के देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।